हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। हमारे चैनल वर्ड स्टडी पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। और मेरा नाम है प्रफुल पटेल। हमारे साथ आप सब का जुड़ने के लिए धन्यवाद। आइए दोस्तों, हम राज्य व्यवस्था पर कुछ चर्चा करते हैं और राज्य व्यवस्था के साथ साथ हम राज्य पर चर्चा करेंगे। और इसके अलावा जो है हम राज्य व्यवस्था की महत्ता और राज्य की महत्ता पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, राज्य व्यवस्था दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक है राज्य और दूसरा है व्यवस्था। जहाँ राज का अर्थ है राज्य, व्यवस्था का तात्पर्य पद्धति से है। पद्धति अर्थात प्रक्रिया। राज को कुल मिलाकर राज्य व्यवस्था का तात्पर्य राज्य को चलाने की एक प्रक्रिया है। अब आपको राज्य व्यवस्था का पूरा मतलब समझ में आ गया होगा। ठीक, तो दोस्तों अब हम चर्चा करेंगे इसमें आए हुए शब्द राज्य पर। दोस्तों, राज्य वस्तुतः राज्य एक अमूर्त अवधारणा है, अर्थात इसे बौद्धिक स्तर पर समझा जा सकता है किंतु देखा नहीं जा सकता। इस वाक्य का क्या तात्पर्य है। इसमें एक शब्द आया हुआ है जिसे हम कह सकते हैं अमूर्त अवधारणा। यहाँ पर एक आपको शब्द आया हुआ है अमूर्त अवधारणा। तो इसका तात्पर्य दोस्तों क्या है। तो इस अमूर्त अवधारणा का तात्पर्य है मतलब ऐसी एक वस्तु जो हमें दिखाई नहीं देती। अमूर्त यहाँ पर एक मूर्त जैसा शब्द लगा हुआ। मूर्त का अर्थ है दिखाई देने वाला, फिजिकल रहने वाला। तो अमूर्त का अर्थ हुआ जो हमें नहीं दिखाई देता है। तो राज्य एक अमूर्त अवधारणा है जो कि बौद्धिक स्तर पर समझी जा सकती है। इसके अतिरिक्त निर्बौद्धिक लोग इसे नहीं समझ सकते। तो अब समझ में आ गया होगा कि राज्य क्या है। ठीक, अब राज्य कैसे बनता है इस पर हम चर्चा करेंगे कभी उसके बाद। किंतु आज हम देखेंगे कि राज्य के तत्व क्या हैं। दोस्तों, राज्य 4 तत्वों से मिलकर बनता है। उसमें 4 प्रमुख तत्व इस प्रकार हैं। एक है भूभाग, दूसरा है जनसंख्या, तीसरा है सरकार, चौथा है संप्रभुता। तो जिसमें से चारों तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिनका अपना एक महत्व है। सबसे पहला हम तत्व देखते हैं भूभाग। भूभाग एक ऐसा निश्चित भौगोलिक प्रदेश होता है जिस पर किसी राज्य की सरकार अपनी राजनीतिक क्रियाएं करती है। अब दोस्तों, इस वाक्य का अर्थ ये है कि बिना भूभाग की कोई भी राज्य की सरकार अपनी राजनीतिक क्रियाएं कभी नहीं कर सकती। और भूभाग ही है जिस पर देश की जनता निवास करती है। दूसरा, अब उदाहरण के लिए भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल भारत राज्य का भौगोलिक आधार या भूभाग है। दूसरा शब्द है जनसंख्या। जनसंख्या क्या है। तो दोस्तों, जनसंख्या बिना जनसंख्या के हम राज्य किस पर शासन करेगा, राज्य की सरकार किस पर शासन करेगी। और जनसंख्या मतलब हमारे जनसंख्या के रूप में हमारे नागरिक होते हैं। देखिए दोस्तों, जिस देश की जनसंख्या किसी देश की आज नागरिक नहीं है उनका हाल बहुत ही बेहाल है। जैसे अभी कुछ दिन पहले रोहिंग्या का आपने नाम अवश्य सुना होगा। तो रोहिंग्या जो है आपके किसी भी देश के नागरिक नहीं थे, क्योंकि म्यांमार ने मना कर दिया था ये हमारे नागरिक नहीं है। बांग्लादेश ने मना कर दिया था ये हमारे नागरिक नहीं है। तो बड़ी अजीब सी स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि जो है ये किस देश के नागरिक थे। इनके सामने बहुत ही विकट संकट था। तो अब हम इसमें लिखे हुए वाक्य को पढ़ते हैं। राज्य होने की दूसरी शर्त है कि उसके भूभाग पर निवास करने वाला एक ऐसा जनसमुदाय होना चाहिए जो राजनीतिक व्यवस्था के अनुसार संचालित होता हो। जैसे दोस्तों, आज की सरकार कानून बनाती है और उस कानून को जनता फॉलो करती है। तो मतलब बिना जनता के राजनीतिक क्रिया की ही नहीं जा सकती। अब तीसरा शब्द आता है सरकार। अब ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द है, क्योंकि सरकार ही है जो राज्य का प्रतिनिधित्व करती है और समस्त राजनीतिक शक्तियों का उपभोग करती है, समस्त राजनीतिक शक्तियों का प्रयोग करती है। अब जैसे सरकार है तो अब प्रश्न उठता है कि राज्य और सरकार में अब अंतर क्या है। तो दोस्तों, राज्य और सरकार में
मतलब अंतर कुछ नहीं है दोस्तों। राज्य एक अमूर्त है और सरकार जो है उसकी शक्तियों को प्रदर्शित करने हेतु उसका एक मूर्त रूप है। तो अब आपको समझ में आ गया सरकार में कभी कभी एक व्यक्ति की भी सरकार हो सकती है जिसे हम राजतंत्र राजशाही कहते हैं, और राज्य में और सरकार में कभी एक प्रतिनिधि मंडल भी काम करता है जिसे हम प्रतिनिधात्मक सरकार कहते हैं। अब आपको सरकार का मतलब समझ में आ गया होगा। तो अगला शब्द है संप्रभुता। दोस्तों यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द है क्योंकि बिना संप्रभुता के कोई कार्य हो ही नहीं सकता। तो अब इसका हम मतलब समझते हैं। तो संप्रभुता का आशय इसको हम अंग्रेजी भाषा में सॉवरेनिटी कहते हैं। तो संप्रभुता क्या दोस्तों, कोई भी राज्य अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में पूर्णतः स्वतंत्र होना चाहिए। यदि वह स्वतंत्र नहीं होगा तो वह पूर्ण राज्य कभी नहीं हो सकता। जैसे अगर हम देखें तो 1947 के पूर्व का भारत संप्रभु राष्ट्र नहीं था। जैसे आज के हमारे संविधान में एक शब्द मिलता है, हमें मिलता है संप्रभुता, सॉवरेनिटी। आप प्रस्तावना को जब पढ़ेंगे तो उसमें संप्रभुता शब्द आपको मिलेगा। तो इसका तात्पर्य है कि आज हमारा देश आंतरिक रूप से और बाह्य मामलों में सक्षम है। तो लेकिन 1947 के पूर्व भारत राज्य में आपकी जनसंख्या भूभाग भी था, जनसंख्या भी थी, सरकार भी थी, लेकिन संप्रभुता नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट भारत राज्य के आंतरिक और बाह्य मामलों में हस्तक्षेप करती थी। तो इसलिए संप्रभुता का होना किसी भी राज्य के लिए, संप्रभुता ये सुनिश्चित करती है कि कोई भी राज्य स्वतंत्र रूप से विकसित हुआ है या फिर नहीं। तो अब आपको संप्रभुता का अर्थ समझ में। अब हम चर्चा करेंगे राजनीतिक व्यवस्था अर्थात राज्य की आवश्यकता पर। तो दोस्तों कई सारे विद्वानों का मानना है कि हमें राज्य की कोई आवश्यकता। इनमें से महात्मा गांधी के अलावा जो है जो आपके जैसे मार्क्सवादी विचारक हैं वो सब इनमें से प्रमुख हैं। उनका मानना है कि राज्य एक बहुत प्राचीन काल से एक परंपरा केवल रही है, इसका कोई महत्व नहीं है। महात्मा गांधी कहते हैं कि अगर मनुष्य अपना आत्मिक विकास कर ले तो राज्य की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या दोस्तों ऐसा संभव है कि मनुष्य दुनिया के सारे मनुष्य अपना आत्मिक विकास कर सकते हैं? तो आपको बता दें कि जैसे हमारे हाथ में 5 उंगलियां, 5 उंगलियां आपस में समान नहीं है, वैसे दुनिया में पाए जाने वाले समस्त प्राणी समान नहीं है, क्योंकि किसी प्राणी का बौद्धिक स्तर अधिक होता है, किसी प्राणी का उसकी तुलना में कम होता है, कोई प्राणी बिना बुद्धि के होता है। तो इस तरह से सबका आत्मिक विकास कर पाना संभव नहीं होता। उनमें कभी न कभी उनके जीवन में एक दूसरे के प्रति वैमनस्य की भावना जरूर उत्पन्न होती है। इस भावना के कारण वो एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। ऐसी स्थिति में अराजकता फैल सकती है। जब अराजकता को फैल सकती है, इस अराजकता को राज्य के द्वारा ही जो है नियंत्रित किया जा सकता है। जैसे आज हम देखें भारत राज्य के सामने आंतरिक मामले में बहुत सारी समस्याएं पैदा हो गई, जैसे अलगाववाद की भावना। अलगाववाद को आपने जम्मू कश्मीर के संदर्भ में सुना होगा। अलगाववाद के अतिरिक्त जो है भारत राज्य में जैसे आपने देखा होगा नक्सलवाड़ी की समस्या उत्पन्न हो गई। तो इस तरह से तमाम समस्याएं होती हैं। तो अब आपको क्योंकि ये राजनीति एक व्यवस्था है जिसके द्वारा इन सबको नियंत्रित किया जा सकता है। देखिए जैसे आज का राज्य जो है एक वेलफेयर स्टेट में बदल चुका है। अब वेलफेयर स्टेट अर्थात कल्याणकारी राज्य। आज राज्य के जितने भी कानून हैं वो सभी वो सभी कल्याण के हित से मतलब की नीयत से ही बनाए जाते हैं। पूर्व काल में क्या होता था कि राजा राज प्रमुख होता था, किंतु आज राष्ट्रपति राज्य के प्रमुख हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको जो है राज्य का मतलब समझ में आ गया होगा। धन्यवाद दोस्तों, और हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रफुल्ल पटेल आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद दोस्तों। कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा, क्योंकि इसके बाद हम अपने वीडियो में परिवर्तन कर सकेंगे। दोस्तों नमस्कार।